नमस्कार दोस्तों। अभी हम ये जो वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक तो रहेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में या फिर ये कहें कि ये जो दूसरा चैनल है अपना गार्गी क्लासेस 2.0, इसमें हम ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ठीक है, या कोई लॉ हो उसके बारे में हमें देखना हो, या कुछ एनसीईआरटी की जो हमारे बेसिक्स हैं उनको हमें देखना हो, तो वो हम टाइम के साथ में कवर करते जाएंगे स्टैटिक पोर्शन जो होगा। ठीक है, वैसे आपको पता ही है कि हमारा ऑलरेडी एक चैनल चल रहा है गार्गी क्लासेस के नाम से। अभी ये गार्गी क्लासेस 2.0 है, वो इसलिए स्टार्ट किया है, एक तो बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और दूसरा ये कि जो कई बार जैसे हम न्यूज़पेपर या कोई भी डायनामिक पोर्शन अगर कवर करते हैं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि हाँ जी आप ये पर्टिकुलर टॉपिक रेफ़र कर लो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मान लो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कुछ एक वीडियोस, पर हमारा जो एक कह सकते हैं ना कि जिस पर्पज से हमने चैनल स्टार्ट किया है ये दूसरे वाला, तो उसका ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। देखो, अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसको 2010 का एक एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, उसके बेसिस पे इस्टेब्लिश किया हुआ है। और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है। स्पेशलाइज्ड का मतलब ये होता है स्पेसिफिकली काम करने वाली जो बॉडी है वो, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, उनसे रिलेटेड ये बॉडी जो है वो काम करती है। अब ट्रिब्यूनल है, इसका मतलब केसेस को सुनवाई करना और जजमेंट देना, ये काम इस बॉडी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में इंडिया तीसरा कंट्री बना जहां पर इस तरीके की कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई कि जी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक एंटिटी होनी चाहिए जहां पर अगर कोई लिटिगेशन आए तो वो एडजुडिकेट कर सके प्रॉपर मैनर में, राइट। तो इस तरीके से थर्ड कंट्री बन गया, पहला ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा इंडिया, जहां पर एनजीटी स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए एक मैंडेट है, क्या, कि जब भी उनके पास में कोई केस फाइल हो तो उस केस को 6 महीनों के अंदर अंदर अपनी तरफ से फाइनली अपना वर्डिक्ट दे दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 महीनों के अंदर अंदर काम करना, जिससे स्पीडी काम होता है, स्पीड से काम होता है। पर एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि कई बार रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से ये काम टाइम पे पूरा नहीं हो पाता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 5 जगह पे इनकी सीट है। एक तो होती है देखो दिल्ली में, जो प्रिंसिपल सीट है, प्रिंसिपल प्लेस है। उसके अलावा 4 प्लेसेज हैं जहाँ से एनजीटी जो है वो रीजनल ऑफिस ऑपरेट करवाता है। एक है भोपाल में है, दूसरा पुणे, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई में। तो इस तरीके से ये 4 ये हो गए और एक दिल्ली खुद है ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एनजीटी के से संबंधित। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एनजीटी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। देखो, स्ट्रक्चर में ये है, एक तो चेयरपर्सन होते हैं, इनके अलावा जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं कुछ, और कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है, टर्म जो होता है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स का, वो मैक्सिमम 3 साल या फिर 65 साल, या फिर ये कह दो कि एक बार ज्वाइन करने के बाद में अगर 3 साल का टाइम कंप्लीट हो गया तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, या फिर ये मानो कि उम्र अगर 65 साल हो गई तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। दोनों में से जो भी पहला हो गया वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एलिजिबल नहीं है वो रीअपॉइंटमेंट के लिए। एक बार मेंबर बन के अगर हट गए तो फिर उसके बाद में उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। 3 और 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा उसी टाइम पे उनका जो टर्म है मेंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चेयरपर्सन जो है एनजीटी के, उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पर हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन करेगी किसके साथ में, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, चीफ जस्टिस है जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी को तो नहीं, इसके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है, चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो नेम्स हैं कि हाँ भाई चेयरपर्सन कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेगा, उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी काम करती है। और उसमें सिलेक्शन कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
और जुडिशियल मेंबर्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जुडिशियल मेंबर्स होंगे और कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, और उस सिलेक्शन कमेटी के बेसिस पर ही ये मेंबर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। स्ट्रेंथ देखो, कम से कम 10 मेंबर्स तो होंगे ही, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 20 जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम मेंबरशिप कितनी जाएगी 10 और मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी जाएगी 20, फुल टाइम अगर बात की जाए तो। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझ लेना है। 10 से कम नहीं हो सकते, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये एनजीटी की हो गई स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात आती है कि क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, मतलब कितना जजमेंट जो है एनजीटी का वो एप्लीकेबल होगा, कहाँ तक क्या रेंज है, वो अगर समझें। देखो, अगर हम देखें तो जितने भी सिविल केसेस हैं उनमें ट्रिब्यूनल अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है, पर्टिकुलरली वो केसेस जिनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दे हों, क्योंकि काम ही एनवायरनमेंट का रह गया ना। इसलिए अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी पोजीशन बिल्कुल यूनिक है अपने आप में एनवायरमेंटल इश्यूज को हैंडल करने में। और सबसे बड़ी बात क्या कही कि जो एनजीटी है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, कोई एक तरीके से रिपोर्ट जो है वो सर्कुलेट हो रही है, पर उस पर कोई अटेंशन दे नहीं रहा है, ना उसके उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के कोई केस दायर कर रहा है, तो एनजीटी खुद से चला करके भी उस मुद्दे को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेंगलुरु या कर्नाटका की लेक्स की हम बात कर लें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर उन लेक्स का बिल्कुल खात्मा हो चुका है लगभग, पर किसी ने भी कोई लिटिगेशन नहीं लगाई, बस सुप्रीम कोर्ट न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रही थी रिपोर्ट्स, तो वहाँ पर क्या किया एनजीटी ने, खुद से वो केस ले लिया और उस केस के बेसिस पे कर्नाटका गवर्नमेंट पे फाइन और लगा दिया। तो ये जो है चीज़, ये क्या है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के लिए क्या कहा, भाई यूनिक रोल है अपने आप में और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, और ऐसा करता है ये एनजीटी जो है। ठीक है, एनजीटी जो है वो केवल एडजुडिकेटरी नहीं है नेचर में। एडजुडिकेटरी का मतलब केवल केस सुना, वर्डिक्ट दे दिया, ऐसा ही नहीं है। एनजीटी अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता है, मतलब केस से संबंधित के मुद्दों को ही नहीं देखता है, इसके अलावा एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय होने से प्रिवेंट किया जाए, है ना, और अगर डिस्ट्रॉय हो भी गया है तो उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं, उपचार क्या हो सकते हैं, उन पर भी एनजीटी काम करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2010 का एक्ट है, और एडजुडिकेटरी बॉडी एक सिविल कोर्ट की तरह काम करती है ही। तो ऐसे में कोई भी केस इनके पास में आता है तो एक तो तरीका है कि सीधा एनजीटी के पास में केस आ जाए, और दूसरा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है एनजीटी में। मान लो कि किसी कोर्ट में केस चल रहा है या किसी ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, ठीक है, उस ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के खिलाफ में अगर अपील करके और वो मुद्दा एनवायरनमेंट का हो तो एनजीटी में वो केस लाया जा सकता है। तो इसका मतलब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो है ही कि भाई सीधा आप केस लगा सकते हो सीधा एनजीटी में जाकर के। ठीक है, इसके अलावा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, उसमें जो भी प्रोसीजर डाला हुआ है, जो भी प्रोसीजर है मतलब कोर्ट में सुनवाई किया, ट्रिब्यूनल में सुनवाई की, उन प्रोसीजर्स को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल बाउंड कर रखा है एनजीटी को कि वही प्रोसेस इनको फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एनजीटी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलता है। इसका मतलब सुनवाई की जाएगी, पूरी डिटेल आर्ग्यूमेंट लिए जाएंगे और उसमें से जो भी फेवरेबल चीज़ लगेगी, जो भी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सही लगेगा, उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये है तरीका यहाँ पर काम करने का। ठीक है, एनजीटी जब कभी भी कोई भी डिसीजन देता है ना, तो उस टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बिल्कुल मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम चाहते क्या है कि डेवलपमेंट हो, नो डाउट होना चाहिए, पर वो ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक टिके। पता पड़े कि कुछ दिनों में हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के चक्कर में एनजीटी ने मान लो कोई डिसीजन दे दिया, पर उसकी वजह से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो नहीं हो रही है, तो वो चीज़ थोड़ी सोचनी पड़ती है। दूसरा, एनवायरनमेंट सस्टेन करेगा तभी ह्यूमन बीइंग सस्टेन कर पाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके और फिर बाद में वर्डिक्ट दिए जाते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दैट इज, एक तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और एक है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल।
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब बचाव किया जाए, है ना, एनवायरनमेंट को डैमेज होने से। और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने पॉल्यूशन फैलाया, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम को डैमेज किया, तो उसको सजा इस तरीके से दी जाएगी कि वो कॉम्पनसेशन पे करे, ठीक है, डैमेज जो भी है वो फुलफिल करे, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। ओके, इसके अलावा एनजीटी जो है वो रिलीफ और कॉम्पनसेशन दिलाने का काम करता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। मान लो किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो उसके लिए कॉम्पनसेशन दिलाएगा या फिर उसके लिए रिलीफ दिलाएगा, या फिर एनवायरनमेंट में जो लॉसेज हुए हैं उसमें जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन एनजीटी को लगेगा वो लिया जाएगा, जिससे कि एनवायरनमेंट को रिस्टोर किया जा सके। इसके आगे एनजीटी के द्वारा दिया हुआ डिसीजन जो है वो सिविल कोर्ट की डिक्री के अकॉर्डिंग है। मतलब सिविल कोर्ट जिस तरीके से अपना डिसीजन देता है वो एकदम बाइंडिंग होता है ना पार्टीज पे, एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर एनजीटी का भी डिसीजन जो होगा वो पार्टीज पे बाइंडिंग होता है। इसके अलावा मान लो सिविल कोर्ट, एनजीटी ने अपने हिसाब से कोई वर्डिक्ट दिया पर उस वर्डिक्ट को पार्टीज कंप्लाई नहीं कर रही हैं, फॉलो ही नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में फिर सजा का भी यहाँ पर प्रावधान है, जिसमें 3 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का फाइन, या फिर हो सकता है दोनों की दोनों, ठीक है, तो ये प्रोविजन भी है। इसके अलावा एनजीटी ने कोई वर्डिक्ट दे दिया और मान लो पार्टीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं है ना, कोई ना कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई है, हो सकता है, तो एनजीटी के वर्डिक्ट के 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो एक्ट तो क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है सीधी, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। अब हम बात करें एनजीटी किन लॉज को इंटरप्रीट करके फिर अपना वर्डिक्ट देता है, तो यहाँ पर टोटल 7 ऐसे लॉज हैं जिनको एनजीटी ओपिनियन में रख के फिर बाद में अपना वर्डिक्ट देता है। नंबर 1, वाटर, the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, the Water Prevention and Control of Pollution Cess Act 1977, the Forest Conservation Act of 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981, the Environment Protection Act of 1986, the Public Liability Insurance Act of 1991 and the Biological Diversity Act of 2002। तो टोटल ये 7 प्रोविजंस हैं, 7 लॉज या रूल्स हैं, इनके बेसिस पे एनजीटी जो अपना वर्डिक्ट देता है, ठीक है। अब आप देखो कि मान लो कि इन लॉज का वायलेशन अगर होता है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे में गवर्नमेंट भी अगर करे, है ना, तो गवर्नमेंट के खिलाफ में भी चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से अगर स्टेट खुद ही वायलेशन करने लग जाए लॉज का, तो भी उनके खिलाफ में कार्रवाई की जा सकती है एनजीटी के द्वारा। फिर नेक्स्ट बात आती है कि एनजीटी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या एनजीटी को यूनिक और पावरफुल बनाता है। सबसे पहली चीज तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन को लेकर के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ना, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसलिए ये अपने आप में यूनिक हो जाती है। चाहे वो पॉल्यूशन हो, डिफॉरेस्टेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, किसी भी चीज़ को सही से मैनेज करना हो, तो वहाँ पर एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। दूसरी अगर बात करें, जिस तरीके से हम आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, दोनों के बीच में जो बैलेंस बनना चाहिए, अगर वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है एनवायरनमेंट के पार्ट पर कि एनवायरनमेंट को कोई ध्यान ही नहीं रख रहा, तो फिर वहां पर एनजीटी एक अपने आप में एक, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉडी के तौर पे काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल मैटर्स में अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो उन लिटिगेशन के बर्डन को हाई कोर्ट्स या हायर जुडिशरी से हटा करके सीधा एनजीटी में ले जाया जाए, तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो हायर जुडिशरी ऑलरेडी बर्डन में है, जहां पर जजेस की कमी है, केसेस बहुत सारे हैं, तो उनको थोड़ा सा बर्डन फ्री कर दिया जाए, तो ये एक ऑप्शन हो गया। इसके अलावा स्ट्रेंथ जो है एनजीटी की वो आती है कि एनजीटी जो है वो ना तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी पे चल रहा है, जैसे हमने देखा कि 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है ना। यहाँ पर मुद्दा क्या है, नेचुरल जस्टिस पे चलता है, पैसा ज़्यादा लगता नहीं है ना, और रिजोल्यूशन जो है एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स का वो जल्दी से जल्दी होता है। जैसे हमने देखा 6 महीनों के अंदर अंदर मुद्दे को इनके द्वारा फाइनलाइज कर दिया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल डैमेजिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में पूरा काम है, इनका रोल अच्छा है। इसके अलावा चेयरमैन और मेंबर्स हैं, उनको देखो रीअपॉइंट नहीं किया जाता। अब रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है ना, तो ये जो रीअपॉइंटमेंट की इशू है ना, ये यहाँ पर रहती नहीं है ना। तो ऐसे में जो जजमेंट आता है ना चेयरपर्सन और मेंबर्स के द्वारा, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि हाँ सरकार खुश होगी कि नाराज होगी, बस वर्डिक्ट दे दिया, काम खत्म। कारण कि रीअपॉइंटमेंट का अगर यहाँ पर रहता ना, तो हो सकता था कि उनको लालच मन में आ जाए,
है ना, डिसीजन देते टाइम पे कि यार अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर हमने कोई वर्डिक्ट दे दिया कोई भी प्रोजेक्ट के खिलाफ में, तो ये हमें फिर से अपॉइंट नहीं करेंगे, सरकार को हमें नाराज़ नहीं करना है। तो वो इशू है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में बिना किसी प्रेशर के अपने हिसाब से एकदम नेचुरल जस्टिस इंश्योर करते हुए अपना वर्डिक्ट देता है एनजीटी। ओके, इसके अलावा एनजीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है, जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, तो उसमें आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज को तो छेड़छाड़ करना ही होता है। अब उस केस में कितना आपने नए प्रोजेक्ट के चक्कर में एनवायरनमेंट को डैमेज कर देना है, उसका असेसमेंट करके और ये पता कर लेना कि उस डैमेज को कंपनसेट कैसे किया जा सकता है। ऐसे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये है कि कोई भी नया काम हो रहा हो या नया काम होने वाला हो, तो उस काम के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट पर, और उससे कैसे हम बेनिफिशियल वर्क कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बिना डैमेज करते हुए। तो वो जो चीज़ है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक वीडियो बनाऊंगा मैं सेपरेट इसका, ठीक है, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उस पर भी जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो देता रहता है एनजीटी, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर बात आए तो। फिर बात आती है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं एनजीटी के सामने। देखो, चैलेंजेस का मुद्दा तो ये है कि एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ऑफ एक्ट 2006, ये दोनों एक्ट्स है ना, ये एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। हमने पढ़े थे ना अभी प्रीवियसली कि 7 लॉज हैं, 7 एक्ट्स हैं, उन पे तो एनजीटी अपना वर्डिक्ट दे सकता है, पर बाकी इन 2 एक्ट्स पे एनजीटी का कोई मतलब कहते हैं ना जोड़ नहीं चलता। तो ऐसे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनजीटी की जो एक वर्किंग होनी चाहिए थी हॉलिस्टिक मैनर में, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि एनजीटी मान लो कोई डिसीजन दे दे, तो उसके बाद में हमने देखा 2010 के एक्ट के बेसिस पे कि एनजीटी के वर्डिक्ट के अगेंस्ट में अगर किसी को अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये हमने देखा। पर होता क्या है, हाई कोर्ट में अपील कर दी जाती है। आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट्स को पावर देता है रिट इशू करने की, है ना, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को राइट देता है रिट इशू करने की, है ना। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंच जाता है और आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि एनजीटी तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2010 के एक एक्ट के बेसिस पे एस्टैब्लिश हुई है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं लोग। इस तरीके से एनजीटी को क्या है, एक अंडरमाइन करने का पूरा एफर्ट करते हैं जो भी इन एनजीटी के वर्डिक्ट से खुश नहीं होते हैं उन लोगों की अगर बात की जाए। इसके अलावा एनजीटी के डिसीजन को लेकर के कई बार ऐसा भी क्रिटिसिज्म आता है कि भाई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब एनजीटी रोक लगा देता है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक रेपरकशंस या इकोनॉमिक ग्रोथ पर कहीं ना कहीं रोक लग जाती है। तो बोला एनजीटी को ये सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों में से सुपीरियर कौन सी चीज जा रही है, उसमें एक वेटेज दे करके देखा जाए। तो एनजीटी को ये भी चैलेंज देखने को मिलता है क्योंकि एनजीटी तो एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रोजेक्ट देगा, पर वहीं पर अगर मान लो कोई बड़े प्रोजेक्ट में कोई करोड़ों अरबों रुपए लग गए, है ना, और फिर उसके बाद में एनजीटी उसको बोल दे कि ये तो बेकार प्रोजेक्ट है, बंद करो, तो फिर बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो ब्रेक लगे उसको लेकर ये क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि एनजीटी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया, बहुत नुकसान हो गया, है कि नहीं। इसके अलावा एनजीटी का जो भी काम करने का तरीका, उसका कोई फिक्स बेस्ड मैकेनिज्म या फॉर्मूला नहीं है। अपने हिसाब से नेचुरल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए एनजीटी काम करता है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स अगर देखें जिनको भी वर्डिक्ट दिया जाता है एनजीटी के द्वारा, उसको पूरा कंप्लायंस में नहीं लाया जाता, चाहे कितनी ही सजा के प्रोविजन कर दिए गए हो। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए एनजीटी को, रिसोर्सेज की बात करो, है ना, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जो डिप्लॉयमेंट है, मेंबर्स की बात कर लो, चेयरपर्सन इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लो, तो 6 महीने में इनको वर्डिक्ट देना होता है, अपना 6 महीने में डिसाइड कर लेना होता है मुद्दे को। पर वहां पर जब इशू आता है तो इशू आने के बाद में डिले इतना हो जाता है कि 6 महीने वाले जो टाइम फ्रेम है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें तब आती है जब पूरे इंडिया को कवर करने के लिए केवल आपके पास में 5 सीट्स हैं, एक तो आपकी प्रिंसिपल सीट दिल्ली की, बाकी 4 रीजनल ब्रांचेस। तो ऐसे में बोले कम पड़ जाती हैं ये। इस वजह से एनवायरमेंटल इशू को टैकल करने में एनजीटी जो है वो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होता, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इनके पास में जो
प्रेजेंस होनी चाहिए ना पूरे इंडिया में, वो प्रेजेंस की कमी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज रिलेटेड टू कि देखो एनजीटी जो है जिस उसके द्वारा क्या क्या जजमेंट्स दिए हुए हैं अभी तक। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 2012 में एनजीटी ने पोस्को का एक वो लगना था, प्लांट लगना था, साउथ कोरिया की कंपनी उड़ीसा की में लगना था। उड़ीसा के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, एनजीटी ने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, बोला वहां पर प्लांट नहीं लगेगा क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 2013 में उत्तराखंड में फ्लड्स आए। ठीक है, तो फ्लड्स के पीछे कारण किसका निकला? अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड का, कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो एनजीटी ने किसको जिम्मेदार ठहराया? प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज वाले कॉन्सेप्ट पे काम किया कि भाई बात ऐसी है, जितने भी जान माल की हानि हुई है ना, आप भुगतो, आप भरपाई करो, कॉम्पनसेट करो उसको। ये एक डिसीजन। इसके अलावा सेव मॉन फेडरेशन वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 का, उसमें एनजीटी ने लगभग 6400 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, क्योंकि जिस एरिया में ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा था, मॉन वाले एरिया में, वहां पर बर्ड्स के हैबिटाट को लॉस था बहुत ज़्यादा अगर वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनता तो। इसके अलावा 2015 में एनजीटी ने दिल्ली वाले एरिया में, एनसीआर में 10 साल से पुराने जितने भी डीजल व्हीकल्स थे उनको बैन कर दिया, बोले ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर 2017 में एक और वर्डिक्ट दिया जिसमें दिल्ली वाले एरिया में 50 माइक्रोन से कम थिकनेस वाला जो प्लास्टिक होता है उन प्लास्टिक बैग्स को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? कि बोलो एनिमल्स खाते हैं, खाने के बाद में उनकी बॉडी में वो अक्यूमुलेट होता है, इसकी वजह से एनिमल्स की डेथ भी होती है और एनवायरनमेंट को भी डैमेज करता है। और सिवर लाइन में भी प्लास्टिक क्लॉगिंग होने की वजह से सिवर लाइन का रास्ता है वो चौक होता है और फिर बाद में गंदा पानी जो है वो रोड्स पे फैलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं एनजीटी ने दिए। देखो पॉइंट लास्ट में ये निकल के आता है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस होना चाहिए और एनजीटी को थोड़ी और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट हो, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था एनजीटी का वो यही था। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। और बाकी आपको इसी तरीके से एक एक दो दो टॉपिक हम वीडियोस में कवर करते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।